इस क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले जो थर्ड पोर्शन बचा हुआ है पिछले क्लास से, क्लास 3 से, ये फोर्थ क्लास है। रिलेशन अमंग फिजिकल, डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है कि फॉर्मूला भी कुछ कुछ पता कर सकते हैं, तो वह मैं एक पढ़ाऊंगा। दूसरा एक पोर्शन, एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 1 का एच.सी. वर्मा में है कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया जाता है और पूछा जाता है कि कैन इट बी पार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरे शब्दों में कि क्या यह आर दीज क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हम लोग उसका इंडिपेंडेंस चेक करने का मेथड सीखेंगे। बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सीखना पड़ेगा। और तीसरा हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक छोटा सा पार्ट है लेकिन समझना जरूरी है। लोग बारीकी से अगर नहीं समझेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। डायरेक्टली ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको एक समझ होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर का बात आपको मेनी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में किया जाता है, ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। चलिए तो फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हमारे वीडियोस में थियरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। न्यूमेरिकल के लिए हम आपको बोलते हैं कि एच.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा हमारे थ्योरी को पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट चैप्टर का यह लास्ट वीडियो होगा। 4 पार्ट में हमने इसको कवर किया है, लेकिन थियरिटिकल डेप्थ बहुत ही अच्छा है हमारे वीडियो में, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे कि कितना और इफिशिएंट हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर आज महीने का लास्ट, अच्छा चलिए एक दिन और है, अच्छा बात है, तो इसको आज ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो यूजेज में 2 यूजेज आपको पढ़ा दिया गया है। थर्ड हम लोग कर रहे हैं लास्ट, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है इसमें देखिए। सबसे पहले तो अगर आपको यह पता हो कि LHS में कुछ क्वांटिटी है और RHS में कुछ क्वांटिटी है, मतलब फॉर्मूला में, किसी चीज के फॉर्मूला में, तो LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का डायमेंशन होगा। क्लियर है? ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको चेक करना है करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। ये काम तो आप अभी भी करते ही हैं। मान लीजिए कि F = ma कि करेक्टनेस को आपको चेक करना है। आप क्या करते हैं? आप करते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स और डायमेंशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन दोनों को देखते हैं कि इक्वेट करते हैं। आप इसके पहले डायमेंशनल एनालिसिस में ऐसा करते थे। तो यह बात पहले से पता है कि LHS और RHS में दोनों में डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए अगर किसी फॉर्मूला का फॉर्मेट आपको दिया हुआ रहे, एग्जैक्टली किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है और जो कांस्टेंट है वह डायमेंशन लेस है, अगर यह बात आपको दिया गया है तो आप चेक कर सकते हैं, आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि किस पैरामीटर का क्या एक्सपोनेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब दूसरे सेंस में आप थोड़ा बहुत रिलेशन, डिपेंडेंस आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लिया जाता है सिंपल पेंडुलम का। यहां पर एक मास है और यह एक स्ट्रिंग है L लेंथ का, और नीचे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G
इस पर अप्लाई कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जी है। ठीक है, तो यह जो पेंडुलम का मोशन है, इसमें जो इसका टाइम पीरियड होगा वह मैक्सिमम कितने पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो जितना पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, इसको छोड़कर और कोई भी पैरामीटर्स ऐसे देखने में तो नहीं दिख रहा है। रहता एयर रेसिस्टेंस भी है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करके अभी चल रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला भी होगा उसमें भी यही तीन क्वांटिटी आपस में इंटरप्ले होगा। तो अगर टाइम पीरियड का आपको बोल दिया जाए कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन मास एंड लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जी, तो बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या होगा, जो टाइम का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आरएचएस में भी होना चाहिए। और आरएचएस का फॉर्म क्या होगा, अब मास पर डिपेंड करता है, लेकिन हो सकता है एम स्क्वायर हो सकता है एम क्यूब हो सकता है रूट हो, किसको मालूम है। एल भी है, एल का भी मुझे एक्सपोनेंट नहीं मालूम है। जी है, जी का भी एक्सपोनेंट नहीं मालूम है। और चूंकि एक कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें कोई कांस्टेंट एक्चुअल फॉर्मूला में रहेगा भी तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है हमारे एनालिसिस में। तो हम क्यों ना यह एक मान के चलेंगे कि इस डिपेंडेंस में एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी है। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम लोग x मान लेते हैं, डिस्टेंस नहीं है x। चलिए इसको k लिख देता हूं, नहीं तो आप a लिख देते, नहीं ये तो ले लिया है, k लिख दिया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट k। तो अब रिलेशन हम लोग पता करेंगे। कैसे पता होगा, डायमेंशन ऑफ t मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k टाइम्स m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। Dimension of t is t itself, dimension of k is nothing, dimension of m is capital M, a dimension in mass, b dimension in length। और ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ही है, तो एल टी माइनस 1 टू द पावर c, करेक्ट है। जी का डायमेंशन कितना होगा, एल टी माइनस 1, उस पर पावर c है, तो कितना होगा l पर पावर c, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर यह जुड़ जाएगा। और t ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एल टी माइनस 2, शायद मैंने इसके पहले एल टी माइनस 1 बोल दिया, वह गलत है, वह वेलोसिटी का होता है। एक्सलरेशन है तो एल टी माइनस 2 कैसे आ रहा है, वेलोसिटी का रेट, वेलोसिटी होता है लेंथ पर यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर। तो वही लिख रहा हूं एल टी माइनस 2 टू द पावर c है, तो t टू द पावर माइनस 2c। ठीक है, और इसको इक्वेट कर देंगे टाइम के डायमेंशन से। जब हम टाइम का डायमेंशन से इक्वेट कर रहे हैं तो आपको फिर से याद रखना होगा कि यहां पर ऑल 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, ऑल 6। एक लिख रहे हैं जिस पर कि नॉन जीरो डायमेंशन है, लेकिन ऑल अदर भी एग्जिस्ट करता है। क्यों ना मैं एक लाइन और लिख दूं कंफ्यूजन से अच्छा। मास में कितना डायमेंशन है टाइम का, 0। लेंथ में कितना है, 0। टाइम में कितना है, 1। अब इसको इक्वेट जब करेंगे तो आपको इक्वेशन इक्वेट करना आसान हो। तो क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 0, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट बराबर कर देंगे क्योंकि बेस जो है बराबर है और यूनिक है, इंडिपेंडेंट है, तो a इज इक्वल टू 0 आ गया, साफ दिख रहा है। अच्छा, b का जब करेंगे तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज इक्वल टू माइनस हाफ।
क्लियर है? और b प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी कहने से क्या मतलब है? या फिर b, नहीं c तो निकाला हुआ है ना, b इज इक्वल टू माइनस सी, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस हाफ, दैट इज प्लस हाफ। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया। इससे हम इसको आप सिंपली पुट कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट के, हाँ, m टू द पावर 0, मतलब मास पर डिपेंड नहीं करता है। l टू द पावर b, मतलब ये l टू द पावर हाफ, रूट l लिख देता हूं, और g टू द पावर c, मतलब माइनस हाफ, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे रूट g से। तो यह इक्वेशन क्लीनली आ गया k टाइम्स रूट अंडर l बाय g। ठीक है, इसी प्रकार से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का जो एक्चुअल रिलेशन होता है वह होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। यह SHM में हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर आपको पढ़ना भी है, आपके सिलेबस में है, लेकिन अभी 10 चैप्टर के बाद है, उसके भी बाद है। तो हम लोग रिलेशन लगभग निकाल लिए, लेकिन क्या नहीं निकाल सके? ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम लोग नहीं निकाल सके। क्यों नहीं निकाल सके? क्योंकि इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसके पहले भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने दिखाया था s इज इक्वल टू 280 प्लस 380 स्क्वायर में, कि गलत भी अगर इक्वेशन हमने लिख दिया तो चूंकि 2 3 का कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो वहां पर कुछ भी लिखा चला जाता है। वही समस्या ये रिलेशन डिड्यूस करने में भी है। दोनों तरह का समस्या है कि अगर यह रिलेशन एडिशन टाइप का होता, इसमें और एक क्वांटिटी मान लीजिए कि प्लस रूट टी भी ऐड करना होता, प्लस रूट टी अगर ऐड करना होता तो नहीं, रूट टी तो नहीं होगा, प्लस मान लीजिए कि कोई एक टर्म होता, उसका भी अगर डायमेंशन टी होता तो वह भी इसमें आ जाता। हो सकता है कि इसमें और भी टर्म प्लस में हो। तो रिलेशन निकालने के लिए जो दो लिमिटेशन है यह डिड्यूस करने में, वह यही दोनों है। लिमिटेशंस देखिए, पहला लिमिटेशन है कि अगर रिलेशन प्रोडक्ट टाइप में है, सिंगल टर्म में है, तब तो हम एनालिसिस करेंगे और वह उस टर्म के लिए आंसर सही आ जाएगा। लेकिन क्या पता और भी अगर टर्म हो, 2-3 अगर टर्म हो, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? हम लोग तो अगर 2 टर्म दे देगा तो दोनों को अलग अलग डायमेंशन हम दोनों को इक्वेट करके बराबर करेंगे। मतलब कि एक एग्जाम्पल के लिए, अगर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है रिलेशन, इसमें मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि s डिपेंड ऑन u t एंड a, इस पर डिपेंड करना है। आप क्या करेंगे? u टू द पावर a, t टू द पावर b, a टू द पावर c, इसको लेकर के इक्वेट करेंगे। लेकिन यह रिलेशन तो सम टाइप में है, मतलब कि 2 बार डायमेंशन, एक बार फर्स्ट टर्म के लिए बराबर करेंगे तो रिलेशन सही आएगा, और दूसरी बार दूसरे टर्म के लिए करेंगे तो रिलेशन सही आएगा। कहने का मतलब कि अगर यह फॉर्मेट दे दिया जाए कि इस फॉर्मेट में हमारा आंसर है, और पूछा जाए कि डायमेंशन नहीं, एक्सलरेशन पर कितना पावर होगा, टाइम पर कितना पावर होगा, यू पर कितना टाइम होगा, कितना पावर होगा, और टी पर कितना पावर होगा, तो यह हम डायमेंशनल एनालिसिस से अलग अलग पार्ट को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपली दे दिया जाए कि डिस्टेंस डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सलरेशन, तो आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे कि s इज इक्वल टू के टाइम्स u टू द पावर x, t टू द पावर y, a टू द पावर z।
और यहां से आप रिलेशन निकालने के लिए जाइएगा, आंसर कभी सही आएगा? इसमें तो दो टर्म है, तो जब कभी भी प्लस या माइनस रहे, मोर देन वन टर्म रहे, तो यह फॉर्मूला फेल कर जाता है, इससे हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है देयर शुड बी ओनली वन टर्म, और इन अदर वर्ड्स द रिलेशन शुड बी ओनली प्रोडक्ट टाइप, नॉट सम टाइप और डिफरेंस टाइप। क्लियर है? और दूसरा इसमें लिमिटेशन है, एक तो है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो हम एज्यूम करते हैं प्रोडक्ट टाइप में भी, तो वो उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। के का वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया कि एक्चुअली के का वैल्यू 2 पाई होता है, लेकिन इस एनालिसिस में उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 2 पाई रखें कि 2 रख दें, कोई फर्क नहीं है। तो दूसरा लिमिटेशंस क्या है? तो दूसरा लिमिटेशन है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। आपके बुक में यही दो लिमिटेशन दिया गया है, तीसरे लिमिटेशन का चर्चा नहीं है। लेकिन एक और लिमिटेशन है जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि यह जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें एक लेंथ तो रस्सी का लेंथ है, क्लियर है, और एक और लेंथ है इस पेंडुलम के मास से अर्थ के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अगर अब मैं इसको L कॉल करूं और इस डिस्टेंस को मैं L डैश कॉल करूं, अगर, या चलिए इसको H कॉल करते हैं, अर्थ के सरफेस से बॉब या फिर जो उसमें लटका हुआ है वह कितने दूरी पर है? तो H दूरी पर है। अब देखिए, अगर मैं H को भी अब इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो H का डायमेंशन जो है वह भी लेंथ है, L का भी डायमेंशन वह भी लेंथ है। यहां जो डायमेंशन एनालिसिस हमने किया, यहां पर ओवरऑल L का जो डायमेंशन है B प्लस सी वह 0 है। अब यह 0, अब यह जो लेंथ का डायमेंशन 0 है, यह कंबाइंडली L और H दोनों को मिला करके है। ऐसा भी तो हो सकता है कि L बाय H फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, L बाय H। अगर मैं L बाय H करता हूं तो वहां पर भी तो उसका पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि L का भी डायमेंशन L है, लेंथ का भी डायमेंशन L है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का, और जो अर्थ से जो डिस्टेंस है बॉब का M का, वह भी उस लेंथ है, तो उसका भी डायमेंशन L है। दोनों अगर रेशियो फॉर्म में होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वहां भी डायमेंशन 0 हो जाएगा। मतलब कि हम लेंथ के डायमेंशन को L और H में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट डायमेंशन ऑफ ए fundamental quantity distributed among two similar physical quantity. For example, एक और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हाँ, Gmm बाय आर स्क्वायर, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि हमारे मास और अर्थ के मास दोनों पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। हम मास का डायमेंशन कंबाइंडली m1 m2 को मिला करके निकाल सकते हैं, लेकिन m1 m2 पर कितना होगा? अगर मान लीजिए कि मास का डायमेंशन 2 आता है, तो अब उस 2 का डिस्ट्रीब्यूशन m1 m2 में कितना है वो नहीं मालूम। हो सकता है 1 1 हो सकता है 0 एंड 2 हो सकता है 1/2 और 3/2 हो। यहां पर L और H में अगर देखें, L का डायमेंशन B प्लस सी, हाँ, L, L का एक्सपोनेंट आ रहा है
L का एक्सपोनेंट आ रहा है हाफ, ठीक है। अब हम L का एक्सपोनेंट अगर हाफ आ रहा है और मैं बोलता हूं कि H पर भी डिपेंड करता है, तो अब यह नहीं पता चलता है कि इस हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन L और H में किस प्रकार से है। यहां पर अगर एक ही कैंडिडेट है तो सारा हाफ पावर सिर्फ L का है, लेकिन L और H दोनों हो, यह हाफ किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा L और H में, यह नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है किसी में 0 हो, किसी में 1/2 हो। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि अगर सिमिलर डायमेंशन का, सेम डायमेंशन का दो फिजिकल क्वांटिटी हो, तो उस दोनों फिजिकल क्वांटिटी पर क्या पावर आएगा, उन दोनों में का क्या पावर आएगा, यह हम नहीं बता सकते हैं। हम उन दोनों को मिला के अगर एक क्वांटिटी लेकर के चलें तब हम बता सकते हैं, कंबाइंडली हम बता सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकते हैं। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ ना आया, मान लीजिए आपको, तो भी चलेगा, क्योंकि यह बुक में दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन इसी का एक कंसीक्वेंस समझिए। मैं एक ही लिमिटेशन यहां लिखूंगा, कंसीक्वेंस समझिए आप। अगर यहां पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बदले एक डायमेंशन वाला कांस्टेंट आ जाए, मतलब फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वेयर होता है। यह आप करेक्ट रिलेशन जानते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे आप बताइए कि अगर फोर्स डिपेंड करता है m1 m2 और r पर, r, ठीक है, इसी प्रकार का केस है, तो बताइए कि करेक्ट रिलेशन क्या होगा। आप पता करने के लिए जाइएगा, दोनों साइड के डायमेंशन को बराबर कीजिएगा, प्रोडक्ट टाइप में है, आप चाहिएगा कि m1 m2 और r में मुझे करेक्ट रिलेशन आ जाए, कभी नहीं आएगा। करके दिखाऊं, जरा सा करके दिखाऊं। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग m1 टू द पावर a m टू द पावर b, तो m टू द पावर a प्लस b हो गया, और r जो है यह लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज m1 एंड m2, तो l टू द पावर लेंथ टू द पावर c ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर -2 इज इक्वल टू 0, पहले तो यह करना पड़ जा रहा है। दूसरा, हम यहां पर एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट जो है वह डायमेंशनलेस है, क्योंकि इस प्रोसीजर में तो वही बोला गया है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखिए कि इस टाइम का क्या होगा, टाइम को किससे बराबर कीजिएगा, -2 इज इक्वल टू 0 कैसे कीजिएगा। एक ही उपाय है कि कांस्टेंट g इज नॉट डायमेंशनलेस बट इट हैज सम डायमेंशन। तभी तो आप t के डायमेंशन को इक्वेट कर पाएंगे, एकोमोडेट कर पाएंगे। तो चूंकि g का डायमेंशन है, तो अब हम यह नहीं बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एक तो यहां दिख भी रहा है कि m टू द पावर 1 है और m टू द पावर 1 है, 1 + 1 2 हो रहा है। यहां पर अगर आप मास को इक्वेट कीजिएगा डायमेंशन, यहां पर मास का कितना डायमेंशन है, 1 है, यहां पर मास का कितना डायमेंशन है, a प्लस बी है। दोनों को इक्वेट कीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जबकि यहां पर साफ दिख रहा है कि m टू द पावर 1 और m टू द पावर 2, m2 टू द पावर 1, दोनों पर 1 पावर डिजायर्ड है। मतलब कि मास का तो डायमेंशन इस जगह मुझे दिख रहा है कि 2 तो कम से कम होना ही चाहिए अगर ये g डायमेंशनलेस हो, लेकिन वह भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि g
इटसेल्फ डायमेंशनलेस नहीं है। और अगर वह डायमेंशनलेस नहीं है, अगर उसमें मास और टाइम यह सब अपीयर हो रहा है, तो फिर आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा? अगर मास का अगर डायमेंशन पता चल भी जाए तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाइएगा जी के डायमेंशन में और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन में। मतलब इतना सारा बोलने का क्या मतलब है? एक ही मतलब है कि इफ इन द फॉर्मूला द कांस्टेंट हैज डायमेंशन, फॉर एग्जांपल force is equal to gmm by r square, here g is 6.67 into 10 to the power minus 11, but it is not a pure number, but it has got some dimension. आप निकाल सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन पता है, इसको कीजिएगा तो आ जाएगा। तो जब कभी भी डायमेंशन हो कांस्टेंट में तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, प्रॉपरली रिलेशन आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाइएगा। यह फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब डायमेंशनलेस कांस्टेंट आए, तो बस वही एक लाइन लिख देंगे। और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दिमाग में गया हो, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं और मेरे वीडियोस को बीच से देख रहे हैं, तो उनको अगर कंफ्यूजन गया है, कुछ नया सीखने के लिए मिला है, ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा रिवाइंड करके आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जो लोग बिगनर हैं वो सिर्फ थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिए, जो मैंने बोला थोड़ा सा इग्नोर भी अभी चलेगा, बाद में एक बार रिव्यू कीजिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, अपने कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि इफ कांस्टेंट हैज डायमेंशन then we will not be able to distribute dimension of a base quantity among dimension of constant and given physical quantity। मतलब मास के डायमेंशन को, मान लीजिए मास के डायमेंशन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो कांस्टेंट के डायमेंशन में और गिवन मास के डायमेंशन में, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। कि अगर इसका आंसर आ भी गया कि मास का डायमेंशन 0 है, तो क्या पता 0 होने के लिए m⁻1 होगा और k का भी डायमेंशन -1 हो जाएगा इन मास, तो भी ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेक्ट रिलेशन निकाल ही नहीं सकेंगे। तो क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मूला शुड बी प्रोडक्ट टाइप, ओनली वन टर्म। सेकेंड, constant must be dimensionless and we will not be able to obtain constant. Third, if constant is not dimensionless, then we cannot proceed or we will not be able to deduce formula correctly। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन की डायमेंशनलेस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन डिपेंडिंग अपॉन की कांस्टेंट का डायमेंशन किस प्रकार का है, जहां भी वो अफेक्ट करेगा वो पार्ट फिर आपका फंस जाएगा। अगर मान लीजिए कि मास को अफेक्ट किया तो मास का डायमेंशन को आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि मास और लेंथ दोनों है तो इस दोनों को आप ठीक नहीं कर पाइएगा। समझ में आया? मास और लेंथ को नहीं कर पाएंगे। हो सकता है टाइम जो है हमारा, टाइम का डायमेंशन करेक्टली निकल जाए। तो डिपेंड करता है कि जिसमें जिसमें के का डायमेंशन आ जाएगा उसको आप सेपरेट करेक्टली नहीं कर सकिएगा। समझ में आया? कुछ आप खुद से भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल तो यही एक एग्जाम्पल काफ़ी है, सभी जगह आपके एनसीईआरटी में, एचसी वर्मा में, दोनों में यही एग्जाम्पल लिया हुआ है। यह एग्जाम्पल अच्छा है और इस पर बेस्ड अब आप क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल दोनों का मैं बता देता हूं, आपको करना है। आपके होमवर्क के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास समय हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम, उसमें आप डायमेंशन निकालने का कोशिश कीजिएगा। जल्दीबाजी में मैं कर सकता हूँ, जल्दीबाजी में देख लीजिए कि शुरू में कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा और इसी से रिलेटेड है, कर ही देता हूँ। अच्छा है कि
फोर्स जो है बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2 is proportional to the product and inversely proportional to square of distance between them। यह चीज पता था, लेकिन इनिशियली इनकरेक्टली उन्होंने सोचा कि सीजीएस सिस्टम में कि कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, और मतलब उन्होंने इस प्रकार से लेकर के चार्ज के डायमेंशन को डिफाइन किया था या यूनिट को डिफाइन किया था। तो यहां से अगर आप कीजिएगा कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी, तो k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, Q1 Q2 यह इसका तो डायमेंशन मुझे निकालना ही है, नहीं पता, और L जो है डिस्टेंस जो है वह लेंथ है, तो L टू द पावर -2 हो गया, लेंथ में डायमेंशन -2 हो गया, और इस साइड में ML -2 है। तो अगर आप चार्ज का डायमेंशन निकालना चाहिएगा तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, यह इस साइड आ जाएगा ML3T-2, और इसका पावर हाफ हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ESU, यूनिट इसका ESU है, यूनिट of charge in CGS system is ESU, electrostatic unit, is equal to m to the power half, मतलब कि dimension of ESU is half in mass, 3/2 in length and -1 in time। और तो यहां से आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके रिकॉल के लिए SI यूनिट में, SI सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है, जो कि Q इज इक्वल टू IT होने के कारण करंट का डायमेंशन एम्पियर और टाइम का डायमेंशन T। तो देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ ESU अलग है और कूलम्ब का डायमेंशन अलग है। मैंने एक शॉर्ट्स में इस तरह से बताया है कि यह एक एक्सेप्शन मुझे मिला है जिसमें कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंट यूनिट सिस्टम में डायमेंशन अलग अलग है, लेकिन मैं जो यहाँ पर चाहता था आपको बताने के लिए सिर्फ यही कि एज एन एग्जाम्पल आपको यह पता रहे कि अगर रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ है तो हम किसी एक अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए यह एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसको रखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, मैं इसको मिटा करके इधर ही लिख देता हूं। एस.टी. वर्मा बुक से सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप कर लेंगे 8, 9, 10 और एक्सरसाइज में 14 से 19 तक। इसके अलावा सारा ही ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों ही आप ट्राई करेंगे, सारा होना चाहिए आपसे, ओके? नहीं होगा तो आप हमारे से पूछेंगे। एक ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी को टेस्ट करने के लिए, टू लर्न मेथड टू टेस्ट इफ गिवन क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उसको देखेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखेंगे। यह क्लास खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, चलिए समझेंगे। उसके लिए चलिए यहाँ पर पॉज करना था, मैं भूल गया, तो चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप एक कहानी सुनिए 1 मिनट का। जब मैं छोटा था, अपने घर से मेरा स्कूल
गवर्नमेंट स्कूल ही जाता था, गांव में सरकारी स्कूल बोलते हैं, जाता था। तो घर से स्कूल का दूरी, बचपन में भी मैं बहुत क्यूरियोसिटी से कोई चीज़ सीखता था। आज भी मैं क्यूरियोसिटी से काम करता हूँ। तो जब मैं स्कूल जाता था तो एक दिन मेरे मन में ये आया कि मेरा स्कूल मेरे घर से कितना दूर है। दूर ही था, मतलब बहुत नज़दीक भी नहीं था, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर था। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो यह 2600 स्टेप्स आया। एज ए चाइल्ड ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यह ट्रू है, 2600 स्टेप्स था। लेकिन अब जब मैं मान लीजिए बड़ा हो गया हूं, तो अब यह स्टेप घट करके 1600 हो गया। जब बड़ा हो गया तो अब 1600 स्टेप में मैं स्कूल, वही स्कूल 1600 स्टेप्स में पहुंच जाता हूं। तो यहां पर कांस्टेंट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2600 स्टेप्स दूर था और मतलब ज्यादा डिस्टेंस था और 1600 स्टेप्स कम डिस्टेंस है? नहीं। फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस बिटवीन माय हाउस एंड स्कूल इज स्टिल द सेम। बस उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट उस समय इस्तेमाल किया था मैंने, मेरा स्टेप्स, स्टेप लेंथ, स्टेप साइज, और जो आज मैं स्टेप साइज यूज कर रहा हूं, बस वो चेंज हो गया है। अब मैं पुराने समय से लंबा स्टेप लेता हूं, बड़ा स्टेप लेता हूं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगा, क्योंकि मेरा नाप करने का यूनिट ही बढ़ गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं वह सेम ही है और यूनिट साइज आपका बड़ा हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो एसोसिएटेड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है? बचपन में मेरा कदम ही छोटा छोटा था, तो स्कूल का दूरी 2600 कदम हो गया मेरा। समझ में आया? अगर 1 किलो दूध खरीदना है और आप 1 पाव के नापने से नापेंगे तो 4 बार नापना पड़ेगा, और अगर आधे किलो से नापिएगा तो 2 बार में 1 किलो दूध मिल जाएगा। दूध तो उतना ही मिला, वही 1 किलो दूध मिला, लेकिन यूनिट साइज अगर डिफरेंट है तो किसी में 4 बार देना पड़ा, किसी में 2 बार देना पड़ा। क्लियर है? समझ में आया? कि अगर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टू बी मेजर्ड इज कांस्टेंट, देन taking a bigger unit size will produce smaller numerical value for its measurement, and taking unit size as small will demand greater numerical value associated with it, क्योंकि ये सब क्या है? मल्टीपल ऑफ वन यूनिट। 2600 टाइम्स वन चाइल्ड स्टेप, 1600 टाइम्स वन ग्रोन पर्सन स्टेप साइज। समझ में आया? वही चीज वहां पूछा हुआ है कि फॉर ए फिक्स फिजिकल क्वांटिटी इफ एन यू, एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू यूनिट साइज है, एन यू is the reported value, then how n and u, how the size of unit and the numerical value associated are related। तो इसका आंसर अब आप खुद से पता करेंगे। आंसर देखने से भी आपको हिंट आता है, लेकिन सोचना ऐसे है, रट रट के नहीं, ऐसे सोचना है, समझ समझ के। ठीक है? चलिए, अब 2 कॉन्सेप्ट और भी आज मुझे कवर करना ही करना है। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, और दूसरा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैं सोच रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपको पहले बता दूं, क्योंकि वह छोटा है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, एक तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बुक में,
और उसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ लगेगा। पहले टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कर लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिजिक्स में यूज होता है रिपोर्टिंग में। देखिए, आपके बुक में थियरी में तो इसका जिक्र नहीं है, बहुत ही कम है जिक्र, प्रोसीजर तो दिया ही नहीं गया है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपको पता है कि 7 बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही 7 क्यों लेंगे, इसके बदले कोई दूसरा सेट ऑफ 7 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इसके पहले जो हमने 7 बेस क्वांटिटीज चुना है उसके लिए क्या क्राइटेरिया था? वन ऑफ द टेक्निकल क्राइटेरिया है कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हाँ, अदर क्राइटेरिया में और भी आता है कि इजीली अवेलेबल हो, इनवेरिएबल हो, मतलब हर जगह सेम ही हो वो, और अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि ऐसा बात कर देंगे दूसरे यूनिवर्स का जो कि चेक ही नहीं कर सकते हैं। तो यह सब उसका क्राइटेरिया था। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जैसे कि 5 kg ऑफ मास और 2 किलोमीटर ऑफ लेंथ, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे आपको पता चलता है कि इंडिपेंडेंट है? तो उसका तरीका यह है कि जो एक इंट्यूटिव तरीका है, हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल तरीका टेस्ट करने का, क्योंकि इंट्यूटिव तरीका हर बार आपका काम नहीं करेगा, आप एनालाइज नहीं कर पाइएगा। तो यह मास, लेंथ, टाइम, यह सोचना आसान है, कर लेंगे। इसमें क्या है कि आप मास लीजिए, मास और मान लीजिए कि मास और लेंथ दिया हुआ है, आपको टेस्ट करना है कि दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो मान लीजिए कि आप मास 1 kg लिए और लेंथ 2 मीटर है। अगर 2 मीटर लेंथ कपड़े का 4 मीटर भी कर दिया जाए तो भी तो जो वेट आपके पास दिया हुआ है वो उतना ही रहेगा। मतलब इसमें एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लीजिए कि कार है जो कि 4 मीटर अभी डिस्टेंस तय किया है और कार का मास भी है एक फिजिकल क्वांटिटी। कुछ देर के बाद 4 मीटर 4000 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन मास ऑफ द कार तो उतना ही रहेगा। तो ये अगर एक क्वांटिटी को फिक्स रख के दूसरे क्वांटिटी को इंडिपेंडेंटली हम कितना भी चेंज कर सकते हैं, तो इंट्यूटिवली हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। लेकिन जब नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ने लगता है तब यह चीज फेल करने लगता है। आप इंट्यूटिवली पता नहीं लगा सकिएगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं है। अब पता नहीं, हो सकता दोनों में तो वही है LT-1 LT-2, पता नहीं दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इस तरीके से आप एनालाइज नहीं कर पाइएगा। आपको करना पड़ेगा एक दूसरे डेफिनेशन से कि अगर आप लेंथ लेते हैं और एरिया को देखते हैं, लेंथ और एरिया को, आपको क्या दिखता है कि एरिया इज सिंपली L स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एरिया इज सिंपली डायमेंशन ऑफ लेंथ स्क्वायर। मतलब कि एक ही क्वांटिटी लिया, उसी का एक्सपोनेंट चेंज करके दूसरा क्वांटिटी बना दिया, तो यह एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। अगर लेंथ इंडिपेंडेंट है तो एरिया डिपेंडेंट है, अगर एरिया इंडिपेंडेंट है तो लेंथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज डायमेंशन ऑफ एरिया का हाफ। क्लियर है? मतलब कि यहां से एक इंट्यूशन, हमें मैथमेटिकल इंट्यूशन आता है कि अगर कभी भी मुझे प्रूव करना होगा, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन तो यही दे रखा है, इन्होंने यही दे रखा है, लेंथ मास वेलोसिटी। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है 4 है, तो मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में यही लेते हैं, लेंथ, मास और वेलोसिटी। और अब हमें पता करना है कि तीन के तीनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है भी कि डिपेंडेंट है, यह आपको पता करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ लेंथ
इफ लेंथ इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और नॉट, इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या इसको m और v के डिफरेंट पावर से इक्वेट किया जा सकता है इसके डायमेंशन को। अगर ये किया जा सकता है तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब क्या किया मैंने, वेलोसिटी का लेंथ पर यूनिट टाइम का पावर b, उसको इक्वेट कर लेंगे L से। L को मैंने पहले बताया है कि यह इसमें सब रहता है, MLT सब रहता है, m का 0, L का 1, T का 0, रेस्ट क्वांटिटी भी है इसमें और भी है, साथ के साथों दोनों साइड रहता है, लेकिन 0 बराबर 0 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब इक्वेट करेंगे तो आपको आ रहा है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यह एक इनवैलिड आंसर है, मतलब कि यह कभी भी नहीं होने जा रहा है। लेंथ कैन नेवर बी एक्सप्रेस एज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, डिफरेंट विथ डिफरेंट पावर के मल्टीप्लीकेशन से हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। मतलब लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बस इतना ही बोल सकते हैं। हाँ, मास इंडिपेंडेंट है कि नहीं उसके लिए फिर उसको टेस्ट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी लेंथ और मास से इंडिपेंडेंट है कि नहीं उसके लिए फिर यही इक्वेशन चेक करना पड़ेगा, हमें 3 बार चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कंफर्म हो सकते हैं। क्या कंफर्म होना है, ये करेक्ट आंसर नहीं आ जाना चाहिए। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन यहां पर जो b इज इक्वल टू 1 के बाद b इज इक्वल टू 0 आ गया, एक साथ b का वैल्यू 0 और 1 दोनों कैसे हो सकता है, तो यह इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया, इसका कहने का मतलब है कि लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लेकिन ये नहीं, अभी भी प्रूव नहीं हुआ कि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड वेलोसिटी, यह प्रूव नहीं हुआ, यह फिर देखना पड़ेगा, करके देखेंगे। मास इज इक्वल टू, अब लेंथ को लीजिए पावर a और वेलोसिटी भी LT - 1 होता है, पावर उसमें b कर दिया मैंने। हाँ, अब यहां से देखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1, मास का इस पर पावर तो 0 है, 0 इज इक्वल टू 1 इनवैलिड आ रहा है, मतलब मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम। लेकिन अभी भी नहीं बोल सकते हैं कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड मास, देखना पड़ेगा। लेकिन सिंपल एग्जांपल में जब ऑलरेडी L और M दोनों ही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले लिया गया है, दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले लिया गया है, तो आपका काम आसान हो जाता है। 2 तो इंडिपेंडेंट है ही, थर्ड को देखते हैं सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जांपल में आपको टेस्ट करना है वेदर V इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड मास और नॉट। 2 क्वांटिटी आपको चेक नहीं करना होता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ले ही लिया नॉन आंसर। यह तो आंसर आपको पता है पहले से कि लेंथ और मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इस दोनों को टेस्ट ही नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक जनरल केस बता रहा हूं। मान लीजिए कि ले लेते लेंथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अब उसमें चेक करना है, तो वहां पर यह आपका जनरल फॉर्मूला काम करेगा। यहां क्यों नहीं काम करेगा, यहां क्यों हम एक शॉर्टकट से निकल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि लेंथ इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन SI सिस्टम, मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी इन SI सिस्टम, तो एकमात्र वेलोसिटी का ही चेक करना है ना। तो वेलोसिटी तो LT - 1 होता है, उसमें कभी मास आएगा ही नहीं। एक्सपोनेंट को अगर आप इक्वेट भी कीजिएगा, मैं इसको एक लिख देता हूं, आप कंफ्यूज होने लगिएगा नहीं तो। डायमेंशन ऑफ V कैन इट बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंट पावर ऑफ लेंथ एंड टाइम, लेंथ एंड मास
तो चूंकि इस साइड में सिर्फ LT-1 है और इसको आप L और मास से कर रहे हैं, अब मास का पार्ट इस साइड में है ही नहीं, तो B = 0 आ जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं। LT-1 है तो -1 = 0 आ जा रहा है, यह इनवैलिड हो जा रहा है। इसमें L पर L का डायमेंशन 0 है, A = 0 एक वैलिड आंसर है। L का डायमेंशन 1 है तो A = 1 करेक्ट आंसर है। मास का डायमेंशन B है और इस साइड मास मैंने लिखा नहीं है, लेकिन रहता तो 7 के सातों है, तो M का डायमेंशन इस साइड 0 है, B = 0 एक वैलिड आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइम का जो डायमेंशन है ना, वह इस साइड में -1 है और इस साइड में अगर कुछ नहीं है तो टाइम का डायमेंशन 0 है। -1 = 0 एक इनवैलिड वैल्यू है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यस, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड मास। वी ऑलरेडी नो लेंथ एंड मास आर टू fundamental quantities, known fundamental quantities, and velocity is also independent of two fundamental quantities, तो all three are independent। तो इसका आंसर तो चलिए करते करते देखिए, मुझे कंफ्यूजन यह हो गया कि इसका तो पहला मैंने लिया और फर्स्ट ऑप्शन भी एलिजिबल है। फर्स्ट ऑप्शन में भी जो दिया हुआ है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, वह भी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में वह तीनों आ सकता है। तो मुझे कंफ्यूजन हो गया, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि नहीं, मतलब हम ये नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा कि ऑप्शन डी जो है लेंथ, टाइम, मास, यह तो डायरेक्ट आंसर है। लेंथ, टाइम, मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बताया था मैंने, बुक में भी आपने पढ़ा होगा। तो वह तो अगर मैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को का एलिजिबिलिटी मैं देखता, तब तो डायरेक्ट आंसर डी में भी हो रहा है, तो बिना कैलकुलेशन का तो मैं डी करता, लेकिन ए भी मेरा करेक्ट आ रहा है। तो मैंने देखा कि यहां पर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट आंसर है। तो एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसमें आएगा, आखिर आंसर में दिया हुआ है, करके देखिएगा, अपने से करके देखिएगा उसमें यूनिक आंसर आ जाएगा। साफ मुझे दिख रहा है कि हाँ, जब आप लेंथ टाइम को इक्वेट कीजिएगा तो L का पावर A, T का पावर B = LT-1, तो A B अलग अलग आपको वैल्यू आ गया, A = 1 एंड B = -1, तो यूनिक सॉल्यूशन आपको आ गया, मतलब यस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये ऑप्शन बी के लिए बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि if a quantity, a given physical quantity can be expressed as different combination of power of rest of the quantities, तो इसका मतलब है कि that physical quantity which we are testing is not independent quantity। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, नहीं भी समझ में आया, लेकिन यह एक जनरल टेस्टिंग मेथड है, आपको सीखना चाहिए। बुक में दिया नहीं है आपको, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, नहीं करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। तो क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल 5 आप कर लेंगे, वहां भी सेम फॉर्मूला लगेगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन मैंने आपको बोल ही दिया, शायद क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज है, देख लीजिएगा। और इधर तो मुझे याद है कि क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको हो सकता है कि लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर है। मैं चाहता हूं कि आप ये भी टेस्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में, कि क्या जो यह 3 क्वांटिटी फोर्स, लेंथ और टाइम बोला जा रहा है कि इसको फंडामेंटल क्वांटिटी लीजिए,
क्या यह एलिजिबल है, क्या ऑल थ्री इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। इंडिपेंडेंस पहले आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको डेंसिटी और मोमेंटम को उसमें एक्सप्रेस करने बोल रहा है, तो सिंपली है कि उसके डिफरेंट पावर को आप इक्वेट करेंगे। जैसे कि डेंसिटी से अगर करना है तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास m L-3, और उसको इक्वेट कर देंगे फोर्स लेंथ एंड टाइम के डिफरेंट पावर से, F टू द पावर A, लेंथ टू द पावर B, टाइम टू द पावर C, और फिर उसको एक्सप्रेस कर लेंगे, दोनों साइड को इक्वेट कर देंगे, फिर आपको ABC का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब आपको डायमेंशन ऑफ चूजन फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये भी टेस्ट कीजिए कि वेदर सजेस्टेड फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और नॉट। चलिए, यह पार्ट हो गया। यह पार्ट आपको सीखना चाहिए, कभी कंफ्यूजन में आएंगे तो वापस वीडियो को देखिएगा, यह सब बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, हाँ ये मैं लिख देता हूं सॉल्व्ड, और इसमें क्या करना। वैसे अब आप पूरा ही यह चैप्टर आप कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन वह आपके इसमें कहीं पर क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, मैं ही एक दो क्वेश्चन आपको दे दूंगा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपके बुक में सेक्शन 1.7 में दिया हुआ है। सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस चीज से रिलेटेड है। देखिए, मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि न्यूक्लियर साइज ऑफ द न्यूक्लियर फेम्टोमीटर में होता है 10⁻⁻15 में, और एटम का साइज 10⁻⁻10 में होता है। अब ह्यूमन माइंड जो है, अभी जब मैंने आपको बोला 10⁻⁻10 और 10⁻⁻15, आपने मन में क्या सोचा? मन में सोचा चलो एटम भी छोटा है और न्यूक्लियस और भी छोटा है, लेकिन आपको साइज का मेंटल पिक्चर नहीं बना। उसको फिक्स करेगा यह ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यह क्या बोलता है कि अगर आपको पता है कि साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज जो है वह 10⁻⁻10 रेंज में होता है, न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर रेंज में होता है। तो अगर आप साइज को कंप्लीटली 10 के पावर में एक्सप्रेस कर दें, कंप्लीटली कहने से मतलब है अप्रोक्सीमेट करके भी, तो उसका जो पावर है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और अगर 10 के पावर के साथ में आप देखेंगे तो उसको ऑर्डर बोलेंगे। यहां से पता यह चलता है, अगर आप इसका रेशियो ले लें 10⁻⁻10 by 10⁻⁻15, तो यह 1 लाख आता है, 1/1 लाख आता है। अब आपको पता चल जाता, अच्छा न्यूक्लियस जो है 1 लाख गुना छोटा है, या एटम्स जो है, परमाणु जो है वह 1 लाख गुना बड़ा है। अब 1 लाख गुना कहने से क्या मतलब है? अगर 1 मिलीमीटर लिया जाए, 1 मिलीमीटर आपका लगभग पेन का जो टिप होता है ना, वह मिलीमीटर के आसपास होता है, उससे थोड़ा कम होता है, 0.7 mm ऐसा लिखा हुआ आप देखते हैं। लगभग 1 मिलीमीटर के ऑर्डर में 10 का पावर में लेंगे तो 1 मिलीमीटर हम लोग लिख रहे हैं, तो 10⁻0 मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 10⁻0 आ रहा है। अगर इसका 1 लाख गुना करेंगे तो 100 मीटर होगा, क्योंकि 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, उसके बाद भी 2 जीरो बचा हुआ है, 100 मीटर। अब आपको पता चल रहा, अच्छा 100 मीटर तो यहां से वहां तक हुआ। इतना बड़ा अगर बैलून हो तो उसका न्यूक्लियस कितना सा है?
एक पेन के टिप के बराबर है। कैसे पता चला? अब ये मेंटल पिक्चर आपको क्लियर हो रहा है दिमाग में। कैसे पता चल रहा है ये चीज? क्योंकि आपने इसका रेशियो लिया, तब जाकर के 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -26, ये सब बोलने से कुछ भी पता नहीं चलता है। पता चलता है जब आप उसका रेशियो लेते हैं, जब एक्सपोनेंट का डिफरेंस या सम, हाँ, एक्सपोनेंट का जब डिफरेंस आता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसको डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हैं कि इसका अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो कि इसका एक्सपोनेंट है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी दूसरे क्वांटिटी का, दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे भी पता चल जाएगा कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं। 1 पर 5 जीरो का बात कर रहे हैं। -10 में जब आप माइनस कीजिएगा -15 को तो 5 आएगा। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है 10 टू द पावर 5। 1 लाख गुना का बात हो रहा है। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। अगर कोई नंबर a इंटू बी टू दी a इंटू, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। तो इस नंबर को सबसे पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। a इंटू बी टू दी 10 टू दी पावर b फॉर्मेट को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। लेकिन इसके लिए a का वैल्यू a का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 10 से तो छोटा होना ही चाहिए। समझ में आया? और b को एक इंटीजर होना है, पॉइंट में नहीं डालना है। तो 5, 6, 7, 8 को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए। क्या इसको 56 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 56 इज नॉट लेस देन 10, मतलब कि इसको 5.6 ही लिखना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्या 0.5678 लिख सकते हैं? 0.5678 इंटू 10 टू द पावर 4 नहीं लिख सकते। क्योंकि 0.5678 इज लेस देन 1। ये 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है कि इसको 5.678 लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर, नंबर तो चेंज नहीं कर देना ना, नंबर चेंज नहीं करना है। 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। डेसिमल यहां रखा है तो यहां तक जाने में 3 हो जाएगा। हाँ, अब यह a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में आ गया। अब नेक्स्ट, हाँ, तो यह जो पार्ट a है, a, यह सिग्निफिकेंट डिजिट को दिखाता है। अभी आपको नहीं समझना है, अगले चैप्टर में समझना है। 10 टू द पावर b यह भी ऑर्डर नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि इसको आपको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है 10 टू द पावर 10 रेज टू पावर एन इंटीजर। कैसे करना है? अप्रोक्सीमेट करके करना है। क्या अप्रोक्सीमेट करेंगे? 5 से छोटा है तो उसको 1 ही मान लीजिए, 5 से बड़ा है तो उसको 10 मान लीजिए। यह क्वांटिटी 5 से बड़ा है 5.6, तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 3, विच विल बिकम 10 टू द पावर 4। अब यह नंबर कंप्लीटली 10 टू द पावर में अप्रोक्सीमेशन के बाद आ गया। What is the order of 5, 6, 7, 8? 10 to the power 4, not 10 to the power 3. What is the order of magnitude of 5, 6, 7, 8? पहले एक्सप्रेस करेंगे 10 to the power 4 में। अब जो एक्सपोनेंट 4 है, that is order of magnitude. That is not order. What is order? What is order? Order is
10 raised to power exponent. What is order of magnitude? It is only the exponent. What is order of atomic size? 10 to the power minus 10. What is order of nuclear size? 10 to the power minus 15. What is order of magnitude of atomic size? Minus 10. What is order of magnitude of nuclear size? Minus 15. समझ में आ रहा है? तो यह भी चीज आपको इंपॉर्टेंट है. a इंटू 10 टू द पावर b, यह आपको नहीं बताता है 10 टू द पावर b ऑर्डर, बल्कि ए को देखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा. यहां पर कुछ नहीं बचना चाहिए. a इंटू 10 टू द पावर b डायरेक्टली 10 टू द पावर c हो जाएगा. और वह c जो है समटाइम्स वह हो सकता है कि 10 हो जाएगा तो आपका b से एक बड़ा हो जाएगा. 3 की जगह देखिए 4 हो गया है. और हो सकता है अगर ये 4.9 समथिंग होता तो उसको मैं 1 मान लेता तो ऑर्डर सिर्फ 3 हो जाता. क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलिए, अब साइज कंपैरिजन के लिए या तो आप रेशियो ले सकते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है, लेकिन चूंकि आपने यह कॉन्सेप्ट यूज कर लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे. डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट, वैसे भी डिफरेंस ही हो रहा है. अगर आप रेशियो ले रहे हैं तो एक्सपोनेंट अगर बटे कर दिए, डिवाइड कर दिए तो एक्सपोनेंट का तो डिफरेंस ही हो रहा है. लेकिन या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली आपको बताया जाता है कि आप एक्सपोनेंट का डिफरेंस लेकर के साइज कंपैरिजन का मेंटल पिक्चर बना सकते हैं. एक समझ दिमाग में हो सकता है. समझ में आया? तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपके एचसी वर्मा में भी दिया हुआ है. कुछ और भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मान लीजिए ठीक है 10 टू द पावर 9 और 10 टू पावर माइनस 10 एटॉमिक ऑर्डर है और डायमीटर ऑफ सन है. ठीक है, इसी जगह पर मैंने तो न्यूक्लियर साइज और एटॉमिक साइज में कंपैरिजन किया है. तो दोनों का डिफरेंस अगर ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. तो 5 अगर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन न्यूक्लियर साइज. क्योंकि जब -10 में इसको सब्ट्रैक्ट किए तो अगर मान लीजिए न्यूक्लियर साइज में सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो -5 आता तो बोलते कि न्यूक्लियर साइज हैज 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेसर देन द साइज ऑफ एटॉमिक साइज. समझ में आया? रेशियो से भी वही होता है, लेकिन डायरेक्टली आप कर सकते हैं. एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए कि मैं बोलता हूं किसी के पास 1000 रुपया है और किसी के पास 1 करोड़ रुपया है. तो जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वह 1000 रुपया वाले से कितना ज्यादा पैसा है उसके पास, उसका एक अंदाजा लगे हमें कितने गुने ज्यादा है. तो कैसे निकालेंगे? 1000 को 10 टू द पावर 3 से एक्सप्रेस कर सकते हैं. 1 करोड़ को 10 टू द पावर 7 लिखेंगे तो बोल सकते हैं कि पर्सन विथ 1 करोड़ रुपीस हैज 4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मनी मोर देन द पर्सन हु हैज 1000 रुपीस. क्योंकि 10 का पावर 4 जीरो उसके पास ज्यादा है, 10,000 टाइम्स उसके पास ज्यादा है उसके. तो उसका एक कंपैरिजन आपको पता चलता है. समझ में आया? चलिए, इसमें भी टिप ऑफ पेन भी दिया हुआ है, मास, गैलेक्सी, वो सब भी दिया हुआ है. चलिए, तो आप इसको पढ़ेंगे. बस इतना सही है, कॉन्सेप्ट इतना सही है. एक बहुत ही, अब देखिए समय तो थोड़ा हो गया है, मैं 2 मिनट और लूंगा आपका. एक एक्सरसाइज है आपके लिए, आप जरूर कीजिए घर जा करके. ये जानना जरूरी है आप लोगों को कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में यह माइक है. इस माइक को ग्रेविटेशनली सूरज भी खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रहा है, या फिर इस पूरे धरती को सूरज भी खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रहा है. सन भी ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट कर रहा है और मून भी अट्रैक्ट कर रहा है. तो
इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ऑर्डर है सन के लिए और जो ऑर्डर है मून के लिए, दोनों का कंपैरिजन कौन ज्यादा है, तो यह आपके लिए होमवर्क है। G/m/r², फॉर्मूला आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा है, निकालिएगा या चैट जीपीटी, AI, गूगल में पता कीजिएगा कि सूरज का अट्रैक्शन कितना है और चंद्रमा का कितना है और दोनों का रेशियो कितना है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि टाइड चंद्रमा के कारण होता है क्योंकि चंद्रमा जोर से खींच पा रहा है समुंदर को, क्योंकि वह नजदीक है चंद्रमा। ऐसा नहीं है। अगर आप लटक रहे हैं एक बीम को पकड़ के और आपके पैर में अगर मैं 1 किलो का वेट लटका दूं तो कितना खिंचाव आता है, उतने खिंचाव से अगर चंद्रमा, अगर मून हमें खींच रहा है तो सूर्य हमें उससे 200 गुना ज्यादा, 180 गुने ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है। कितना ज्यादा हुआ? 1 kg और 2 क्विंटल, इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स का? 10⁻²। करके देखिएगा। 200 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 × 10⁻²। लिख दूं क्या फटाफट? 200 = 2 × 10⁻²। और मून का ग्रेविटेशनल पुल अगर 1 यूनिट है तो सन का ग्रेविटेशनल पुल 200, अगर यह 1 kg है तो यह 200 kg होता है। तो 200 kg, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का कितना हो जाएगा? 10 को लिख सकते हैं 10⁻0, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज सिंपली 0। 200 को लिख सकते हैं 2 × 10⁻², ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज सिंपली 2। क्यों 2? क्योंकि दिस 2a इट इज लेस देन 5। तो इसको अप्रोक्सीमेट 1 करेंगे कि 10 करेंगे? 1 करेंगे। मतलब कि यह एक्सपोनेंट जितना है उतना ही रह जाएगा। यह है कितना? 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन अर्थ इज 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन अर्थ। समझ में आया? या फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेसर देन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन अर्थ। समझ में आया? क्या इसका दिमाग में मेंटल पिक्चर गया कि टाइड किसके कारण होना चाहिए? अगर ग्रेविटेशनल पुल को सेंटर में रख करके देखिएगा तो कहीं दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। सूरज 2 क्विंटल वेट से आपको लटक के खींच रहा है और चंद्रमा तो मात्र 1 किलो से खींच रहा है। तो टाइड में किसका डोमिनेंस होना चाहिए? लेकिन होता तो यह एक फैक्ट है कि इट इज ड्यू टू मून। क्यों? पहले यह एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन था भी, अभी तो सरकार ने सब हटा दिया। कहां से क्या हटा दिया इस सरकार ने? एनटीए ने। अब सरकार को भी छोड़ नहीं सकते, सरकार भी कम नहीं है, उसी का गाइडेंस पर यह सब होता है। तो इन क्वेश्चंस को हटाना नहीं था, इनको हटा लिया वहां से। अब मैं अगर बताऊंगा तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, यह सब समझना है आपको। डायपोल मोमेंट का फोर्स और ये टाइडल फोर्स दोनों रिलेटेड क्वांटिटी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के दृष्टि से आप इस चीज को समझिए, बुक को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आप कहां पर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसका झलक आपको क्वेश्चन नंबर 12 में मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही मिलता है, ज्यादा नहीं। एक और क्वेश्चन मैंने रखा था आपके लिए करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से। एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। फिर से एनसीईआरटी में यह अवेलेबल था, इस सरकार ने खा गया। एनटीए ने
एनटीए को तो खैर क्या बोलो, क्यों बनाया उसको पता नहीं। तो खैर सारा गलती तो सरकार का है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। तो 4 तरह का फंडामेंटल फोर्स इस दुनिया में काम करता है फिजिकल वर्ल्ड में। मैं पूछना चाहता हूं आपको पूछना नहीं चाहता हूं, आपको बोलता हूं आप इंटरनेट में चेक कीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में वीक न्यूक्लियर फोर्स में कितने ऑर्डर का डिफरेंस है, कितना ऑर्डर वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रोंगर है कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब लोग सुनते हैं 4 फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप देख ही रहे हैं अपने मैक्रो वर्ल्ड में काम करता है। एटॉमिक ऑर्डर में एंगस्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डोमिनेंट है, मच मोर डोमिनेंट देन ग्रेविटी। ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। लेकिन जब फेम्टोमीटर में जाएंगे उस ऑर्डर में तो वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है एंड इट इज मच मोर सीवियर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उससे भी जब छोटे डोमेन में जाइएगा, इनसाइड न्यूक्लियस जाइएगा, 10⁻⁻16 रेडियस में जब क्वार्क के साइज के कंपैरिजन में जाइएगा तो वहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ठीक है, मैं पूछना यह चाहता हूं, चूंकि नाम में वीक न्यूक्लियर फोर्स है और वह काम भी करता है 10⁻⁻16 मीटर के रेंज में, तो लोग सोचते हैं कि यस वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीक इज वेरी वीक कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी वो वीक है। ऐसा नहीं है। आप पता कीजिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ऑर्डर स्ट्रॉन्गर है। आंसर मैं बता देता हूं, लेकिन अपने से पता कीजिए। और आपके ओल्ड एनसीईआरटी में यह पहले ही चैप्टर में दिया हुआ था, देना चाहिए। 10⁻26 समझ रहे हैं, मतलब अनइमेजिनेबल नंबर है। हिंदी में महाशंख 10⁻20 होता है। 1000 महाशंख 10 लाख महाशंख 1 मिलियन महाशंख, इतने टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का तो बात ही छोड़ दीजिए, उससे भी ट्रिलियंस टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ना भी समझ में आए तो जितना सा मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर भी बता दिया है आपको। सॉल्व में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, सॉल्व में नहीं, आप इसका एग्जाम्पल कर लीजिएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है एचसी वर्मा में। और एक्सरसाइज में जबरदस्ती अगर मैं बोलूंगा तो क्वेश्चन नंबर 12, वैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। मैंने जो आपको पता करने के लिए बोला, यह जो एटॉमिक साइज न्यूक्लियर साइज का किया, इसी को कीजिए तो इसी से आपको हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं? कंपैरिजन एक्सपोनेंट का डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लार्जर है, नेगेटिव आ रहा है तो स्मॉलर है। ठीक है, चलिए यह चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। कुछ अगर सीखने के लिए मिला तो बहुत सारा चीज होगा। तो बताइएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो वह भी हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, इतना ही एक्साइटिंग होगा। और हम लोग लाइव सेशन को भी ला रहे हैं और क्वेश्चन ओनली सेशन भी ला रहे हैं। PYQs लाएंगे जो IIT में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो उसमें हो सकता है कि आपको और भी मजा आए। चलिए ठीक है, समझ करके पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। NCERT को भी समय मिले तो पढ़िए, लेकिन 2 बुक में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आप HC वर्मा जरूर पढ़िए और जरूर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, फिर PYQs वगैरह भी करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने अपने बढ़ेगा। चलिए।